Hello students, now we will see some question of ratio, proportion and variation. Earlier I have uploaded a video regarding the theoretical part of ratio and proportion. Now we will see some questions. Let's start with the question number 1. In this question it is saying that the sum of the digits of a 2-digit number is 7. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the number. देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है ऑप्शंस के थ्रू. मैं आपको दोनों पार्ट बता दूंगा, थ्योरेटिकल वे में भी और ऑप्शंस के थ्रू. अगर आप एग्जाम में सॉल्व करना चाहोगे तो सिंपली ऑप्शंस को देखो. सी और डी तो ऐसे ही रूल्ड आउट है, हो ही नहीं सकता. रिवर्स करोगे तो 30 के बदले 03 आ जाएगा. ये नंबर 2 डिजिट का नहीं, ये सिंपली ये चेंज होकर 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा. सो आप सी और डी को तो इजिली इग्नोर कर सकते हो. नाउ बचा ऑप्शन नंबर ए और बी. तो इसमें से किसी भी ऑप्शंस को ट्राई कर लो. लेट्स से आपने 35 लिया तो 35 को रिवर्स करोगे बच्चे तो ये वैल्यू नंबर कितना मिलेगा 53. और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 27 नहीं है. वो वेरीफाई इजीली कर सकते हो यूनिट डिजिट से. 5 और 7 का यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंस में ये कभी हो ही नहीं सकता. तो सिंपली आपके पास बचा 25 और इसका रिवर्स 52, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 27. सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. अगर मैथमेटिक्स अप्रोच लगाकर सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? कोई भी नंबर अज्यूम कर लोगे 2 डिजिट का तो क्या मिलेगा xy, और इसका रिवर्स क्या मिलेगा yx. इसको आप क्या लिख सकते हो 10x प्लस वाई, और आप इसको क्या लिख सकते हो 10y प्लस x. और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों? 27 का डिफरेंस गिवन है. तो सिंपली आप क्या लिखोगे, इन दोनों को माइनस कर दो. तो यहाँ से मिलेगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 27. सो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों 3. दैट इम्प्लाई दोनों नंबर के बीच में यूनिट डिजिट और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स है उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए. तो यहाँ से नंबर सिंपली क्या आएगा, एक ही ऑप्शन है, वो है 25. क्लियर है? सो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2. In this question, it is saying that a steamer going downstream in a river covers the distance between two towns in 20 hours. Coming back upstream, it covers this distance in 25 hours. The speed of water is 4 km per hour. Find the distance between two towns. देखो, ये क्वेश्चन गिवन है रेशियो के चैप्टर में. वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे स्पीड डिस्टेंस टाइम का अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रीम में, जहाँ पे हम स्टीमर का स्पीड x लेते थे, फिर डाउनवर्ड स्ट्रीम में 4 ऐड कर देते थे, अपवर्ड में 4 माइनस कर देते थे. समथिंग लाइक दैट यहाँ पे नहीं करेंगे. जिस चैप्टर में क्वेश्चन है उसी प्रोसेस का यूज करेंगे. गिवन क्या है यहाँ पे कि अगर वो अपवर्ड स्पीड जा रहा है तो वो टाइम ले रहा है 25 आवर्स. क्लियर है? तो अज्यूम कर लो ये स्पीड s1 है. अगर वो डाउनवर्ड स्पीड जा रहा है तो अज्यूम कर लो स्पीड s2 है और ये टाइम ले रहा है 20 आवर्स. यहां पे कांस्टेंट क्या है, दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस. क्लियर है? और ये अपने आप में इनफ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आप क्या लिखते हैं s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2. यहां से अगर s1 इंटू क्या लिखोगे 25, तो ये वैल्यू कितना आएगा s2 इंटू 20. से सुनो, सो s1 अपॉन s2 का रेशियो मिल जाएगा आपको बच्चों 20 अपॉन 25. यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 5. तो यहाँ से अल्टीमेटली मिला आपको 4/5. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, और आपको डिफरेंस कितना चाहिए, वो 8 का डिफरेंस चाहिए. पूछो क्यों? जब वाटर के अगेंस्ट जाओगे तो आपका डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा -4, और वाटर के फेवर में जाओगे, वाटर के साथ जाओगे तो वो डिस्टेंस 4 से क्या होगा इंक्रीज होगा. तो अगर आप इन दोनों के बीच का गैप डिफरेंस लोगे, डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो लेट्स से आप क्या लिखोगे 4 माइनस 4, तो अल्टीमेटली ये गैप कितने का आएगा 8 का आएगा बच्चों. तो यहां से हमें स्पीड क्या मिल जाएगा 32 और डिवाइडेड बाई 40. से सुनो, अगर आप 32 के स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा 25 आवर्स, और फास्टर स्पीड से जाओगे दैट इम्प्लाई डाउनवर्ड आओगे तो आपको टाइम लगेगा 20 आवर्स. तो सिंपली डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 इंटू 20 दैट इम्प्लाई 800 किलोमीटर. क्लियर है?
और ये किलोमीटर में क्यों आएगा, सिंस स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम है आर में, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर किलोमीटर आएगा। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। In this question, it is saying that denominator of a rational number is greater than the numerator by 3. If 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, it becomes 1 by 5. Find the original number. देखो इसमें क्या कह रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। सो लेट से न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, n प्लस 3। क्लियर है। सेकेंड में केस में क्या कह रहा है कि इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर अब कितना हो जाएगा, n माइनस 3, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो यहाँ से 2 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस 3 प्लस 2। उसके बाद ये नंबर क्या हो जाता है, 1 बाई 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 5, और ये इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई 5। सिंपली यहाँ से आप लिखोगे 5n माइनस 15 इज इक्वल टू n प्लस 5। यहाँ से इसको ले आओ, तो ये कितना होगा, 4n इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5। सो n का वैल्यू 5 है, तो आपको न्यूमरेटर मिल गया 5, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 8, तो नंबर क्या हो जाएगा 5 बाई 8, ऑप्शन नंबर ए। In this question, it is saying that P, Q and R are 3 quantities. P varies directly with the sum of Q and R. If both Q and R decreased by 1, find the change in P. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 क्वांटिटीज गिवन है P, Q और R. P is directly proportional to sum of Q and R. इसका क्या मतलब है, इसको हम लिखेंगे P Q प्लस R। से सुनो, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू के इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे K क्या होगा बच्चे, कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, नाउ कह रहा है कि इफ बोथ Q एंड R डिक्रीज बाय 1, सो अब यहाँ पे K इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q माइनस 1, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R माइनस 1। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, K इंटू क्यू प्लस आर, और आपको मिल जाएगा -2k। से सुनो, तो पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन P। अब देखो चेंज P आप निकाल ही नहीं सकते, P का इनिशियल वैल्यू कितना था, K इंटू क्यू प्लस आर, और P का फाइनल वैल्यू कितना है, P इंटू के क्यू प्लस आर। इन दोनों के बीच में अगर चेंज देखोगे तो वो K का फंक्शन आएगा। ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, लेकिन हमेशा ये जो चेंज है वो K के टर्म में रहेगा। सुनो, सो आप यहाँ से सिंपली क्या बोलोगे, कांट बी डिटरमाइंड। जैसे जैसे K का वैल्यू चेंज करोगे ये P का वैल्यू हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ये वेरी करता रहेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 4 years ago Ashok's age was 4 times that of Bala. 3 years hence Ashok's age will be thrice the age of Bala. Find Ashok's present age in years. देखो क्या कह रहा है, ये है अशोक और ये है बाला। 4 years ago एज अशोक का कैसा होगा, a माइनस 4, और बाला का एज क्या होगा, b माइनस 4, और 3 years फ्रॉम हिंस अशोक का एज क्या हो जाएगा, a प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस 3। क्लियर है। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, 4 टाइम्स दैट ऑफ बाला, तो आप क्या लिखोगे, a माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू बी माइनस 4। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 4b माइनस 16। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा, सो यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस 4b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -12। क्लियर है। यहाँ से कह रहा है ये 3 टाइम्स है, सो a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू बी प्लस 3। क्लियर है। सो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 3b और प्लस 9। ये लेट से 1 है, ये लेट से 2 है। 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या लिखोगे, 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3b प्लस 9। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से a से a कैंसिल, ये माइनस
ये माइनस और ये भी माइनस, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, -4b -3 इज इक्वल टू कितना होगा, -3b और -12 और -9, तो -21। इसको इधर ले जाओगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा -b, और आप इसको इधर ले आओगे तो मिल जाएगा आपको -18। सो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 18। क्लियर है? अगर b का वैल्यू 18 है तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो आप क्या लिखोगे, a + 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 18, तो ये वैल्यू आएगा 54 और +9। सो यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 63 - 3 दैट इम्प्लाइज 60। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that the square of the sum of the digit of a 2-digit number is equal to 40 more than the sum of the square of its digits. Find the number. देखो मान लो ये नंबर है xy, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट का स्क्वायर दैट इम्प्लाई x + y स्क्वायर, ये इक्वल है इंडिविजुअल डिजिट के स्क्वायर का सम का, और उससे 40 ज़्यादा है, तो ये होगा x स्क्वायर और ये होगा y स्क्वायर और ये होगा 40। इसको एक्सपैंड करोगे बच्चे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 40। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से 40 को कैंसिल कर दिया 20 टाइम्स। देखो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, x का वैल्यू 5 ले सकते हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 आ जाएगा। सो यहाँ से आंसर्स तो आ ही सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे गिवन है कांट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे बेटर ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज रादर देन कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? आंसर्स तो आ ही जाएगा। अगर आप जैसे 45 लेते हो तो 45 में अगर आप 9 का स्क्वायर लिखोगे तो ये कितना आएगा, 81, और 4 स्क्वायर तो 16 और 5 स्क्वायर 25, तो ये वैल्यू आएगा 41, और इसमें 40 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू 81 दे देगा। सही सुनो, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 7 men and 12 women are divided into 2 groups each containing at least 1 man and 1 woman. If the number of men in the first group is more than the number of women in that group, what is the least number by which the number of women exceeds the number of men in the second group? क्या कह रहा है, टोटल आपके पास 7 मेन हैं और 12 वुमेन है, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। लेट्स से ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। इसमें 1 मेन और 1 वुमेन तो मिनिमम है, यहाँ पे भी 1 मेन और 1 वुमेन मिनिमम है। अब एक कंडीशन है कि फर्स्ट ग्रुप में मेन शुड बी ग्रेटर देन वुमेन, और आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड ग्रुप में वुमेन माइनस मेन का डिफरेंस ये लीस्ट कब होगा और लीस्ट क्या होगा। अगर आपको इस वैल्यू को लीस्ट रखना है तो आपको वुमेन को भी क्या रखना पड़ेगा, लीस्ट रखना पड़ेगा। से सुनो, वुमेन को लीस्ट आप कैसे कर सकते हो, जब वुमेन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ग्रुप फर्स्ट में, तो मेन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पे टोटल 1 मेन है और यहाँ पे 1 मेन, तो लेफ्ट मेन कितना था 5, और यहाँ पे वुमेन कितना लेफ्ट है 10। तो मैक्सिमम मेन इस फर्स्ट ग्रुप में आप कितना रख सकते हो, 1 पहले से है और 5 और रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 मेन। उसके केस में वुमेन यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 वुमेन। से सुनो, सो यहाँ से 1 वुमेन पहले था और उसको आपने 5 बनाया, तो इस 10 में से टोटल वुमेन कितना ट्रांसफर किया आपने 4, तो यहाँ से वुमेन और कितना बच गया 6, आप 6 को सेकेंड ग्रुप में ऐड कर दो, तो अब टोटल सेकेंड ग्रुप में कितने वुमेन हो जाएंगे, पहले से 1 था और यहाँ पे 6, तो टोटल आपको 7 वुमेन मिल गए, और मेन अभी भी कितना है 1 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 7 - 1 दैट इम्प्लाई 6। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that a shopkeeper has a few 100-gram weights and a few 500-gram weights. He can weigh a maximum of 8 kg in one weighing. If he has 20 pieces of weights, what is the maximum weight that he can weigh
विथ ओनली 100 ग्राम वेट्स। देखो शॉपकीपर के पास 100 ग्राम्स के वेट है और 500 ग्राम के वेट है, ठीक है, और ये वन गो में मैक्सिमम 8 kg वे कर रहा है, जब टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितना है 20 पीसेस। अगर आप मैक्सिमम तो वेट करोगे जब इन सभी 20 का यूज करोगे, से सुनो, और उसका वैल्यू 8 kg कब होगा, जब आप मैक्सिमम किसका वेट लोगे, मैक्सिमम किससे वेट करना चाहोगे, 500 से वेट करना चाहोगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 15, से सुनो। सिंस जैसे ही आप 15 के बाद चेंज करोगे तो फिर आपका वेट फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा, वो 8 kg नहीं होगा। ये 500 ग्राम का वेट जब भी वे करेगा तो ये 500 के मल्टीपल में ही वे करेगा, से सुनो। तो अगर हम 15 वेइंग लेंगे अगर 500 का, तो ये कितना वेट देगा 7.5 kg, और रेस्ट हाफ kg किससे आएगा 100 ग्राम के वेट से सुनो, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा 5। एक ही पॉसिबल केस है जहां पे आप 500 ग्राम्स के कितने वेट लोगे 15, और 100 ग्राम के कितने वेट लेंगे हम 5, से सुनो। सो यहां से अगर हमसे पूछा कि 100 ग्राम के वेट से मैक्सिमम कितना वेट कर सकते हैं, तो ये टोटल 5 है। सो यहां से टोटल वेट कितना होगा 100 इंटू 5, दैट इम्प्लाई 500 ग्राम्स, से सुनो। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। In this question, it is saying that an employer reduces the number of employees in the ratio of 15:8 and increases their wages in the ratio of 14:25. State whether his total wages increases or decreases and in what ratio. देखो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, अगर आप EI लिखते हो इनिशियल एम्प्लॉय का, तो वो कितना है 15, और फाइनल एम्प्लॉय कितना है 8, तभी तो इनका रेशियो आएगा EI/EF करोगे बच्चे तो ये आएगा आपको 15/8। क्लियर है, इन्होंने 7 को रिड्यूस कर दिया है। अब इनिशियल वेजेस कितना था, अगर WI और WF को लिखोगे तो ये रेशियो कितना है 14:25। इट मीन्स 15 लोगों को ये कितना वेज देते थे 14, तो टोटल इनिशियल इनका एक्सपेंडिचर कितना होता होगा 15 इंटू 14। सो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों 210, से सुनो। फाइनल वेजेस इनका कितना होगा, फाइनल नंबर इनके पास 8 है और इनकी सैलरी कितनी है 25, तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर इनिशियल और एक्सपेंडिचर फाइनल, तो ये वैल्यू कितना होगा 25 इंटू 8, ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों 200। तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और किस रेशो में, इनिशियली 210 था, फाइनल कितना है 200, तो ये डिक्रीज कितना कैसे लिखोगे आप डिक्रीज 210 डिवाइडेड बाई 200, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाई 21/20, इस रेशियो में इसका क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। In this question it is saying that a certain sum is divided among A, B and C in a manner that for every rupee that A gets, B gets 75 paise, and for every rupee that B gets, C gets 50 paise. If B's share in the total sum is 840, find the share of A. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पर्सन्स हैं A, B और C। अगर A को 1 रुपये मिलता है तो B को मिलता है 75 पैसे। इसको अगर रुपी टर्म में चेंज करोगे बच्चे तो ये आएगा 3/4 रुपीज। क्लियर है, और आगे कह रहा है कि फॉर एवरी रुपी B गेट्स, C गेट्स 50 पैसे। इट मीन्स अगर B को 1 रुपया मिलता है तो C को कितना मिलता है हाफ रुपया। तो अगर B को 3/4 रुपीज मिलेगा तो C को कितना मिलेगा 3/8 रुपीज। सो हमें रेशियो क्या मिल गया 1:3/4:3/8। अगर हम सारे टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितना आएगा 8, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 3। सो हमें ये रेशियो मिल गया ABC का 8:6:3 में। अब यहाँ पे B का शेयर गिवन है 840 रुपीज। इसका क्या मतलब है कि 6 यूनिट का वैल्यू 840 है, 6 यूनिट का वैल्यू 840 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 840 डिवाइडेड बाई 6, दैट इम्प्लाई 140। सो टोटल ए को कितना मिला है 8 यूनिट,
तो यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 140 इंटू 8 और वो वैल्यू कितना आएगा 1120। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। In this question, it is saying that a certain amount of money is divided among A, B, and C such that A gets half of what B and C gets together. B gets 1/3 of what A and C get together. If A got 500 more than B, then how much money was divided? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 पर्सन्स है A, B और C। इसके बीच में सर्टेन मनी डिवाइड किया गया है। तो अज्यूम कर लो टोटल अमाउंट टी है जो ए प्लस बी प्लस सी के बीच में गिवन है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे क्या कह रहा है कि ए गेट्स हाफ ऑफ बी एंड सी गेट टुगेदर। इट मींस ए इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ बी प्लस सी बाई 2। तो यहां से क्या मिलेगा बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ट्वाइस ए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो, दोनों तरफ ए ऐड कर दो। तो अगर हमने ए ऐड यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे भी ए ऐड कर दिया तो हमने अल्टीमेटली कोई गलत काम नहीं किया, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये क्या मिल जाएगा टोटल, और टोटल का ये वैल्यू राइट साइड में कितना होगा 3 है, मीन्स ये आएगा टोटल का 3 बाई पार्ट ए को। ये क्लियर है? सिमिलरली आगे क्या कह रहा है बी गेट्स 1/3 ऑफ वॉट ए एंड सी गेट टुगेदर। तो बी को 1/3 मिलता है ए प्लस सी का। सो आप यहां से क्या लिख सकते हो 3b इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए प्लस सी। इसमें भी b ऐड कर दो दोनों तरफ, तो यहां से क्या मिल जाएगा 4b इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। से सुनो ये वैल्यू फिर किसके इक्वल है t के। इट मीन्स b को टोटल का कितना पार्ट मिलता है t बाई 4 पार्ट। क्लियर है? अब लास्ट में क्या कह रहा था कि a गेट 500 मोर देन b। इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी किसके इक्वल है 500 के। सो यहां से आप क्या लिख सकते हो टोटल का 3 पार्ट और माइनस टोटल का 4 पार्ट ये किसके इक्वल है 500 के। सो बच्चों यहां से टोटल क्या आएगा, यहां से अगर टोटल कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 1/3 माइनस 1/4, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा 1/12 और ये किसके इक्वल है 500 के। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 6000। क्लियर है बच्चों? सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर varies directly as the cube of its radius. If 3 cubes of radii 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and recast into one sphere, then find the radius of the sphere. देखो इसमें क्या कह रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब का। तो अगर हम v1 की बात करें तो ये वैल्यू कितना होगा k इंटू आर वन क्यूब। इट मीन्स v1 का वैल्यू कितना होगा k इंटू 3 क्यूब। क्लियर है? अगर v2 की बात करें तो ये वैल्यू कितना होगा k इंटू 4 क्यूब, और v3 की बात करें बच्चे तो ये क्या होगा k इंटू 5 क्यूब। तो इन सभी स्फीयर को मिल्ट करके सिंगल स्फीयर बनाया गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 से सुनो, और ये किसके इक्वल आएगा k इंटू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और प्लस कितना होगा 5 क्यूब, k इंटू 27 प्लस 64 और प्लस 125। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा k इंटू 216 दैट इम्प्लाई k इंटू 6 क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम v होगा वो क्या होगा k इंटू 6 क्यूब के। इट मीन्स यहाँ से हमें पता था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है रेडियस के क्यूब का। सो यहाँ से रेडियस क्या मिल जाएगा 6। सो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। In this question, it is saying that 85 kg of mixture contains milk and water in the ratio 27:7. How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1? इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। क्लियर है बच्चों? देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन है 27:7। देखो टोटल यूनिट कितना गिवन है 27 प्लस 7 34 यूनिट,
और 34 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है? 85 kg के। सो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 85 डिवाइडेड बाई 34 और ये वैल्यू आएगा 2.5। अब मिल्क कितना हो जाएगा? 27 इंटू 2.5 और वाटर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2.5। इसको मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो कितना आएगा? 17.5। अगर ये 17.5 है तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? 67.5। ये क्लियर है? अब इसमें क्या कह रहा है? हाउ मच मोर वाटर टू बी एडेड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क और वाटर इन द रेशियो 3:1। सपोज 1 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, और उसके कारण से मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज होकर 3:1 में हो गया। तो यहाँ पे गौर से देखोगे बच्चे, यहाँ पे मिल्क में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। जो क्वांटिटी इनिशियल था वही क्वांटिटी क्या है? फाइनल में है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 67.5 और फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? 85 और प्लस x से सुनो, और यही होगा मिक्सचर में मिल्क का रेशियो। तो मिल्क का रेशियो कितना है? 3/4 से सुनो। अगर टोटल 4 यूनिट है तो उसमें मिल्क कितना था? 3 पार्ट, तो ये 3/4 लिख दिया हमने। सिंपली यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 67.5 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 85 और प्लस 3x। ये क्लियर है? सो यहाँ से 3x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 65 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 70 इंटू 4 कितना होता है बच्चे? 280 और उसमें से 2.5 इंटू 4 यानी 10 कम कर दो तो ये 270 और माइनस ये वैल्यू कितना होगा? 255। सो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चे 15। सो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 5। क्लियर है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सारे बच्चे इसको कर लोगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो, शॉर्टकट कैसे यूज करोगे क्वेश्चन में। देखो मिल्क है और वाटर है, इनिशियल रेशियो कितना है? 27:7। फाइनल रेशियो कितना है? 3:1। अगर हम इसमें रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, से सुनो। सो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा? 27 और इंटू 9। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 27 था मिल्क और यहाँ पे भी 27 है। यहाँ पे टोटल यूनिट कितने थे? 34 यूनिट था और यहाँ पे टोटल यूनिट कितने हैं? 36 यूनिट है, से सुनो। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट का वैल्यू था 2.5। तो आपको 2 यूनिट से वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो 2 इंटू 2.5 यानी आपको और कितना चाहिए? 5 लीटर। सो यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है बच्चों? यहाँ से भी कितना आएगा? 5। In this question, it is saying that A, B, and C are 3 quantities. A varies directly with B when C is constant, and A varies directly with C when B is constant. If A is 6000, B is 20, and C is 30. Find A if B is 40 and C is 60. देखो, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक शॉर्टकट तरीका है जो हम सिंपली टेबल बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेट से ये क्वांटिटी है A, B और C। कह रहा है A का वैल्यू 6000 है जब B क्या था? 20 और C क्या है? 30। एक प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चे यहाँ पे? कह रहा है A वेरीज डायरेक्टली विथ B व्हेन C इज कांस्टेंट। C का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। और दूसरे केस में क्या कह रहा है? A वेरीज डायरेक्टली विथ C व्हेन B इज कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब कह रहा है कि A का वैल्यू आपको निकालना है जब B क्या हो गया है? 40, ठीक है, और C क्या हो गया है? 60। अगर आप इस रिलेशन को देखोगे, A को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे B का भी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पे B का वैल्यू 20 से चेंज होकर क्या हो गया है? 40 हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इम्पैक्ट 6000 पे क्या डालेगा? 6000 पे ये डालेगा 2 टाइम्स। उसके बाद अगर आप इस रिलेशन को देखोगे, अगर A इंक्रीज होगा तो C भी इंक्रीज होगा एंड वाइसा वर्सा। अगर आप C को इंक्रीज करोगे तो A भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे C का वैल्यू क्या हो गया है? 30 से 60 हो गया है, दैट इम्प्लाई ये भी 2 टाइम्स हो गया है। सो इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि A का वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 2 टाइम्स यहाँ से और 2 टाइम्स यहाँ से, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो A का वैल्यू 6000 इंटू 4, दैट इम्प्लाई आपको क्या मिलेगा? 24000। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखो, थ्योरेटिकली अगर आप इसको सॉल्व करना है
तो आप क्या लिखोगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बाई बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। कोई के ले लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ए वन बाई बी वन इंटू इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू डिवाइडेड बाई बी टू सी टू। तो आपको ए टू चाहिए, तो ए टू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, ए वन इंटू बी टू सी टू और डिवाइडेड बाई बी वन सी वन। ए वन का वैल्यू कितना था 6000, बी टू का वैल्यू कितना है 40, ये वाला 40, सी टू का वैल्यू कितना है ये 60, बी वन का वैल्यू कितना है 20 और सी वन का वैल्यू कितना है 30। तो यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2, दैट इम्प्लाई वैल्यू कितना आएगा 24,000। सो यहाँ से भी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। In this question, it is saying that the ratio of income of A and B is 5:4 and ratio of their expenditure is 3:2. If at the end of the year each saves Rs 1600, then the income of A is। देखो, अगर आप इनकम ऑफ A और इनकम ऑफ B की बात करें तो ये रेशियो गिवन है 5:4 में। अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी की बात करो बच्चे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है 3:2 में। तो ये ए 5 रुपीज अर्न करता है तो 3 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 2। बी भी 4 रुपीज अर्न करता है और 2 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 2। तो ऑब्वियस सी बात है 2 यूनिट का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर इसने जो सेव किया है वो किसके इक्वल है 1600 के। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 800। तो ए की इनकम कितनी थी टोटल 5 यूनिट से सुनो। सो यहाँ से ए की टोटल इनकम 5 यूनिट कितना आ जाएगी 800 इंटू 5 दैट इम्प्लाई 4000। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। In this question it is saying that 3 containers have their volumes in the ratio 3:4:5. They are full of mixture of milk and water. The mixture contains milk and water in the ratio 4:1, 3:1 and 5:2 respectively. The contents of all these 3 containers are poured into a 4th container. The ratio of milk and water in the 4th container is। यहाँ पे 3 कंटेनर गिवन है C1, C2 और C3। इसको एक कंटेनर बड़े कंटेनर में मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम, सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम और थर्ड कंटेनर का वॉल्यूम का रेशियो है 3:4:5। फर्स्ट में मिल्क और वाटर है किस रेशियो में 4:1। सेकंड में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 3:1, ये मिल्क और ये वाटर। थर्ड में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 5:2 और आपसे पूछ रहा है लास्ट वाले में जब मिक्स होगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। क्लियर है। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्यूम कैसे अज्यूम करोगे। ये गिवन है 3, 4 और 5, तो आप नॉर्मल रेशियो क्या ले सकते हो 30, 40, 50। अगर आप ये लोगे तो लास्ट में ये 7 यूनिट्स है, से सुनो 750 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे मिल्क और वाटर कैलकुलेट करने में क्या होगा डिफिकल्ट होगा। अल्टीमेटली आप इसका आंसर कैसे लाओगे, जो लास्ट कंटेनर है उसमें सबका वॉल्यूम ऐड कर दोगे और उसमें मिल्क इंडिविजुअली क्या है वो ऐड कर दोगे और वाटर कितना है वो ऐड कर दोगे। ठीक है बच्चे, तो आपको इनका रेशियो इस नंबर से लेना है जो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, इन सभी से क्या हो डिविजिबल हो। सही सुनो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर आ रहा था एक 7 और यहाँ पे फैक्टर है 5। सही सुनो, लेट से अगर आपने वॉल्यूम का रेशियो 35 के मल्टीपल में लिया, जैसे फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम लिया 105, सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम लिया 140, 35 इंटू 4 और लास्ट कंटेनर का वॉल्यूम लिया आपने 35 इंटू 5, 175 लीटर।
सही सुनो, ये हमारे इनिशियल क्राइटेरिया 3:4:5 को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, इस केस में टोटल 5 यूनिट 105 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 21। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा बच्चों 84, यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा 21। अगर ये 140 लीटर सेकेंड कंटेनर है तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट 140 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 35, तो ये वैल्यू कितना होगा 105 और ये 35। 7 यूनिट का वैल्यू अगर 175 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25। तो यहाँ से आपको मिल्क मिलेगा 125 और वाटर मिलेगा 50। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो 84, 105 और 125, ये आपको क्या देंगे टोटल मिल्क, से सुनो। तो यहाँ से 105 और 125 230 और 230 में 84 ऐड करोगे बच्चे, तो ये कितना होगा, ये कितना आएगा 314। वाटर यहाँ से क्या मिलेगा 21, 35 और 50, तो 50 और 35 कितना होगा 85। 85 और 121 ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 106। से सुनो, सो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मिलेगा 314 डिवाइडेड बाई 106, यहाँ से 157, ये कितना होगा 53। सो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा बच्चों 157 डिवाइडेड बाई 53। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that the volume of a cone varies jointly as the area of its base and its height. The volume of a cone whose base area is a square centimeter and height is 10 centimeter is 270 cubic centimeter. Find the volume of a cone whose base area is twice a square centimeter and height is 30 centimeter. तो देखो यहाँ पे आप टेबल बनाकर क्विकली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ज्वाइंटली वेरी कर रहा है बेस एरिया के और हाइट के। इट मीन्स जैसे जैसे बेस एरिया को इंक्रीज करेंगे हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और हाइट को इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो आप टेबल बना लो, वॉल्यूम, बेस एरिया और ये हाइट। वॉल्यूम क्या है 270, बेस एरिया क्या था ए और हाइट कितना है बच्चों 10। सेकेंड केस में आपको वॉल्यूम निकालना है। अब बेस एरिया कितना हो गया है ट्वाइस ए, ये डबल हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, किसके कारण बेस एरिया के डबल होने के कारण। नेक्स्ट में हाइट कितना हो गया है 10 से ये 30 हो गया है, तो यह हाइट भी कितना हो गया है 3 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा किसका 3 का, तो वॉल्यूम टोटल कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 270 इंटू 6। सो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, सो 1620 टोटल वॉल्यूम। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बार बार आप थ्योरेटिकल प्रोसेस अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे थ्योरी से आप क्या करोगे, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एच, तो आपको कांस्टेंट क्या मिलेगा V बाई एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कांस्टेंट। सही सुनो, यहाँ पर आप फिर क्या लिखोगे V A1 H1 इज इक्वल टू क्या होगा V2 बाई A2 H2। सही सुनो, सो आप बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रेशियो देख लो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्रायंगल एंड द गिवन ट्रायंगल इज 5:4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो क्या गिवन है, न्यू पेरीमीटर P2 और इनिशियल पेरीमीटर P1, इसका रेशियो बच्चे आपको गिवन है 5:4। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। पेरीमीटर में चेंज कितना आएगा, अगर ईच साइड को 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया है तो वो 30 का चेंज होगा। से सुनो, तो पेरीमीटर में 30 का डिफरेंस लाने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से ये वैल्यू क्या मिलेगा 5 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 4 इंटू 30। सो ये वैल्यू कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 120। सो इनिशियल पेरीमीटर कितना होगा बच्चे 120 और एवरी साइड को 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज करने के बाद पेरीमीटर कितना आएगा 150। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस A, B and C is 3:7:8. If 10 students leaves C and join B, the ratio of the number of students in B and C would reverse. Find the total number of students in the 3 classes. देखो आपके पास गिवन है
ए, बी और सी। इसमें स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है बच्चे? 3:7:8। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में यूनिट वाइज डिफरेंस कितना है? 1 का। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर सी से 10 स्टूडेंट्स निकलकर बी में चला जाए तो इन दोनों के बीच में जो इनिशियल 7 और 8 का रेशियो था वो रिवर्स के 8:7 हो गया है। इसका क्या मतलब है? इस एक के डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो 10 स्टूडेंट्स। ये क्लियर है? सो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल यूनिट में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 + 7 + 8 दैट इम्प्लाई कितना होगा? 18 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10। सो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 × 10 दैट इम्प्लाई 180 स्टूडेंट्स। सो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that the monthly salary of an employee in an office varies directly with the number of days he works in that month. An employee gets Rs 10,400 as salary in a month in which he works for 26 days. Find the salary in a month in which he works for 24 days. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर 26 डेज वर्क करता है तो उसको सैलरी कितनी मिलती है? 10400। ठीक है। अगर 1 डे वर्क करेगा तो ऑब्वियसली बात है सैलरी कितना मिलेगा? 10400 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 26। ये 1 डे की सैलरी होगी। अगर वो 24 डेज वर्क करता है तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 10400 इंटू 24 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 26। यहाँ से 26 इंटू 4 करोगे बच्चे तो 104 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 400। तो 24 इंटू 4 ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 9600। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए।